स्वागत है आप सबका आज के साइंस स्पेशल एपिसोड में। आज का टॉपिक डायमेंशंस है। डायमेंशन यानी कि आयाम। ये स्पेशली मैथमेटिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट मेजर करने का काम करते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि डायमेंशंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार कुल 11 स्पेस डायमेंशंस हैं। उन्होंने परफेक्ट इक्वेशन तैयार की और उस परफेक्ट इक्वेशन में 11 ही एक ऐसा नंबर था जो परफेक्ट बैठता था। जब उनकी ये थियरी पब्लिश की गई तो बाकी के साइंटिस्ट ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया, लेकिन उसी के कुछ सालों बाद साइंटिस्ट ने एक और थियरी पब्लिश की जो बोसोनिक स्ट्रिंग थियरी थी। जब उसके बारे में लोगों ने पूछा तो साइंटिस्ट का आंसर सुनकर लोगों के होश उड़ गए। साइंटिस्ट ने यहाँ डायमेंशंस का नंबर 26 बताया था, लेकिन सबसे पहले डायमेंशंस क्या है वो हम अच्छे से समझेंगे। डायमेंशंस गणित में केवल दिशा, वस्तु, अक्षेत्र या दूरी को मापते हैं, लेकिन अगर हम विजुअली एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट डायमेंशन की दुनिया में। ये है फर्स्ट डायमेंशन की दुनिया। यहाँ रहने वाले क्रीचर्स के लिए केवल लेंथ होती है। यहाँ किसी प्रकार के लेफ्ट या राइट नहीं होते। इस डायमेंशन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरे डायमेंशन से अलग करती है। अब हम सेकंड डायमेंशन में चलते हैं। यहाँ की दुनिया किसी प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट नहीं होती। यहाँ के क्रीचर आगे पीछे देखने के अलावा दाएं बाएं भी देख सकते हैं। और थर्ड डायमेंशन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप विड्थ, हाइट, लेंथ और डेप्थ भी मेजर कर सकते हो। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सारे डायमेंशंस एक के ऊपर एक स्पेस में लेयर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं और स्पिन करते रहते हैं और एक दूसरे से प्रॉपर टच में भी रहते हैं। इनमें से एक डायमेंशन टाइम भी है, जिसे हम बड़ी अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले हम सेकंड डायमेंशन में दोबारा चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई है जिसे आप ऊंची सी जगह से खड़े होकर आवाज लगाते हो, लेकिन उसे आगे पीछे दाएं बाएं के अलावा कुछ नहीं पता। उसकी विजुअलाइजेशन इतनी डेवलप ही नहीं है कि वो ऊपर भी देख सके। वो आपको या तो भूत समझेगा या फिर भगवान। अब इसी तरह जो टाइम का डायमेंशन है वो एग्जिस्ट करता है और वो एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। आइंस्टीन की मैटर कवरिंग थ्योरी इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा स्पीड गेन करता है उसके लिए टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाता है। यदि आप लाइट की स्पीड गेन कर लेते हो जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और आप उसी स्पीड में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हो तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा। जैसे कि हम सूरज को अर्थ से देख रहे हैं और सूरज की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यदि माना सूरज अपनी जगह से गायब हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ 8 मिनट के बाद मिलेगी। और इसका जवाब काफी सिंपल है, क्योंकि लाइट को अगले 8 मिनट लगेंगे उस इम्पटी जगह की इन्फॉर्मेशन हम तक लाने में। लेकिन अगर कोई इन्वेंशन या इक्विपमेंट हमें लाइट से पहले ये इन्फॉर्मेशन दे सके तो एक्चुअल में वो फ्यूचर में चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड लाइट से ज्यादा हो चुकी होगी। इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट वेव्स में ट्रेवल करती है, और मान लीजिए कि ये लाइट का एक फोटोन है और इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और यहाँ पर ये इसका मेजरिंग ग्राफ है। अगर हम यहाँ इस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड दे सकते हैं तो जब तक ये फोटोन का पार्टिकल अपनी एक साइकिल कंप्लीट करेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट भी उस फोटोन जितना ही ट्रेवल कर चुका होगा। यानी यहाँ टाइम इस ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट हो चुका होगा और रुक जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट लाइट से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगा तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। लेकिन जो यहाँ एक्चुअल में हो रहा है उसे कहते हैं पैराटेलीपोटिज्म। इस स्टेज में आने पर टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक इस स्टेज में बिताए गए आपके केवल 15 सेकंड नॉर्मल स्पीड से चल रही दुनिया के 10 सालों के बराबर होंगे, और हमारे इस स्टेज में बिताए गए 3 मिनट नॉर्मल दुनिया की 150 सालों के बराबर होंगे। यहाँ पर कुछ अलग नहीं हो रहा है। यहाँ टाइम अपनी ही स्पीड से चल रहा है, लेकिन आप लगभग उसकी बराबर स्पीड से मूव कर रहे हैं। माना आप टाइम की कांस्टेंट स्पीड में 3 साल तक ट्रेवल करते हैं। इस स्टेज में नॉर्मल दुनिया के लिए आपका टाइम रुका हुआ है, क्योंकि आपकी मूविंग स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। यदि आप किसी साइंस फिक्शन गैजेट की मदद से 2021 में 20 साल की एज में टाइम कांस्टेंट स्पीड की स्टेज में जाते हो तो 3 साल बाद 2024 में भी आप 20 साल के ही होंगे। अगर उसके बाद भी आप स्पीड को टाइम से थोड़ा भी ज्यादा करते हो तो स्पीड का बढ़ता हर एक छोटा पॉइंट आपके लिए टाइम को और भी ज्यादा स्लो कर देगा। इसका मतलब बाहरी दुनिया में टाइम और भी ज्यादा आपके लिए तेज हो जाएगा। बट ये सारे विजुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइट की स्पीड को गेन करना इम्पॉसिबल है, ऐसा आइंस्टीन ने बताया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड केवल वही ऑब्जेक्ट गेन कर सकता है जिसका कोई मास ना हो, और बिना मास की एक ही चीज है जो ट्रेवल करती है, जिसे हम फोटोन्स कहते हैं। ये लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा हर चीज का मास होता है, हवा का, पानी का, यहाँ तक कि हाइड्रोजन जो सबसे हल्का एलिमेंट है, ये भी 2.016 ग्राम मोल का मास कैरी करता है। बट हम साइंस लवर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। थर्ड डायमेंशन क्यूब की तरह है, मतलब हम यहाँ लॉक स्टेट में हैं, लेकिन अगर
अगर फोर्थ डायमेंशन है तो उस तक पहुंचने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तो फिर से हम चलते हैं अपने महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी E=mc² की तरफ। इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि टाइम ट्रेवल किस प्रकार पॉसिबल है। हम यहाँ इस इक्वेशन में ग्रेविटी की हेल्प से टाइम ट्रेवल को पॉसिबल करेंगे। इस इक्वेशन में C रिप्रेजेंट करेगा स्पेस में एग्जिस्ट मैटर को और E रिप्रेजेंट करेगा ग्रेविटी को, और मैस उस चीज का मैस होगा जिस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक ग्रेविटी अपने मैस के हिसाब से स्पेस में मैटर को कर्व करती है, जैसे अर्थ स्पेस में अपने मैस जितना ही मैटर को कर्व करती है और अपने ऑर्बिट में स्टेबल रहती है। और इसी तरह चांद और दूसरे प्लैनेट्स भी स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग भी होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ग्रेविटी मैस को कर्व करने के साथ साथ लाइट को भी कर्व कर देती है। जैसा कि हमारे प्यारे साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे, उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। उन्होंने बताया था कि हम कभी ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते। उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि लाइट भी उनकी रेंज में आने के बाद वापस नहीं जा सकती, और इसलिए हम कभी ब्लैक होल को देख नहीं पाएंगे। इस थियरी से आप ये तो समझ गए होंगे कि ग्रेविटी लाइट को भी बेंड कर सकती है। इसी तरह से ग्रेविटी लाइट को डिस्टर्ब करती है और टाइम को भी बेंड कर देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा जिस ऑब्जेक्ट का मैस होगा वो उतना ज्यादा लाइट को बेंड करेगा और टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा। जैसे जुपिटर अर्थ के मुकाबले 25 टाइम्स ज्यादा मैस कैरी करता है, तो वहाँ पर टाइम की स्पीड अर्थ के मुकाबले 12 गुना ज्यादा स्लो होगी और बाहर टाइम अपनी नॉर्मल स्पीड से ही ट्रेवल कर रहा होगा। जुपिटर पर बिताए गए केवल 12 साल बाहर की दुनिया के 24 सालों के बराबर होंगे। लेकिन ये बहुत छोटा नंबर है, हम अपनी क्यूरियोसिटी को और थोड़ा आगे लेके जाएंगे। अब मान लीजिए हम ग्रेविटी से पंगा लेने के लिए किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास जाएंगे और हमारे सबसे करीब केवल मिल्की वे गैलेक्सी का ही ब्लैक होल है जो सुपर मैसिव है। यहाँ पर और भी बहुत से ब्लैक होल्स हैं, लेकिन उनका मैस इतना ज्यादा न होने के कारण हमारी गैलेक्सी इसी ब्लैक होल के अराउंड घूमती रहती है। जो आप बीच में ये सफेद धब्बा देख रहे हैं, यदि हम इसके इतने नजदीक जाकर अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाते हैं तो अर्थ के लगभग 10,000 साल बीत चुके होंगे। क्योंकि सिंपल सी थियरी है, आप ग्रेविटी के जितना क्लोज जाते हो टाइम आपके लिए उतना ही स्लो हो जाता है और लाइट उतनी ज्यादा बैंड होकर लाइट की स्पीड और कम हो जाती है। यहाँ आप लाइट की स्पीड से नहीं, लाइट आपकी स्पीड से चलेगी। आपका बिताया यहाँ 1 सेकंड नॉर्मल दुनिया के 10 साल के बराबर होगा। लेकिन ये जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही मुश्किल भी है और नामुमकिन भी। हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक एटम के जितनी भी नहीं है, एक पॉइंट के जितनी भी नहीं है जिसे हम पिन कर सकें। और ब्लैक होल के इतने पास स्टेबल रहने के लिए कम से कम 10 खरब से भी ज्यादा पृथ्वी जितना मैस हमें चाहिए होगा, नहीं तो ब्लैक होल हमें एक माइक्रो सेकंड में निकल जाएगा। इसलिए हम थर्ड डायमेंशन में लॉक स्टेट में ही है। यहाँ आपके लिए एक बोनस टिप है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब आप एक जगह पर खड़े होते हो उस समय भी आप साउंड से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रहे होते हो, क्योंकि अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने अक्ष पर ही घूम रही है। क्योंकि अर्थ के साथ हम भी घूम रहे हैं और इसी तरह हम भी 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हर टाइम मूव कर रहे हैं। और साउंड की हाईएस्ट स्पीड मेटल में होती है जो कि 5000 किलोमीटर पर आवर की होती है। अब हम इसे घंटे से सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे तो साउंड की स्पीड केवल 0.72 किलोमीटर पर सेकंड है।